नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। जैसा कि अभी बिहार में नई वैकेंसी आ रही है और सरकार भी कह रही है कि हम जेपीएससी या उससे संबंधित जो झारखंड की वैकेंसी है वो जल्द आने वाली है या उसकी प्रक्रिया पे सरकार काम कर रही है। तो जैसे पिछले बार हम किसी एक नए व्यक्ति के साथ बात किए थे जो एग्ज़ाम के बारे में हमें बता रहे थे, इस बार हमारे साथ बात करने के लिए 6th जेपीएससी के वित्त सेवा के एक पदाधिकारी हैं। इनसे बात करने के क्रम में मैं आपसे उनके ही बारे में मैं आपको उनके से समझवाऊंगा कि क्या ऐसा चीज़ था, क्योंकि एग्ज़ाम जब हम लोग देते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो धैर्य जो होता है ना वो टूट जाता है अगर एक ही एग्ज़ाम में हम फेल करते हैं। जैसे 12th फेल एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक डीआईजी की कहानी है जो अभी मुंबई में जिनकी पोस्टिंग है कि 12 में वो 2 बार फेल किए थे और यूपीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर दिए थे। तो इसी तरीक़ा से आज हमारे साथ बात करने के लिए संजीव सिन्हा हैं जो झारखंड राजस्व सेवा से आए हैं और आज उनसे हम बात करेंगे 6 जेपीएससी या पढ़ाई के संबंधित जो भी बातें होती है। तो सर आइए, स्वागत है सर, स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर जी के कारण मैं आज आप लोगों के सामने आप रूबरू होऊंगा और आप लोगों से अपने बारे में मैंने तैयारी की, किस तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और पेशेंस, सबसे बड़ी बात पेशेंस किस तरह रखा, इसके बारे में मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, केवल 6 जेपीएससी को लें तो 4-5 साल इसको क्लियर होने में लग गया। इससे पहले भी जहाँ तक मुझे पता है आप 2 अन्य जेपीएससी के इंटरव्यू तक गए थे और वहाँ से किसी कारण बस सफलता हासिल नहीं हो पाई अंतिम तौर पे। तो सर ये इतना लंबा लगभग 10 साल का अगर केवल जेपीएससी के बारे में बात करें तो सर ये जो पैसेंस होता है ना, धैर्य, सर उस धैर्य के बारे में बताइए कि कैसे आप वो पैसेंस अपने पास रख पाए थे। मैं आप लोगों को, जैसे ही इन्होंने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि इसमें इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स खासकर, उसमें आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। धैर्य के लिए, चूँकि धैर्य की बात इसलिए होती है क्योंकि एक तो है कि आपको 3 स्टेज एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। आप किस स्टेज में आप सेलेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फिर से आपको बैक होकर फिर से तैयारी करनी पड़ती है। दूसरी बात, एक एग्ज़ाम खास करके स्टेट पीसीएस की बात करें तो एक एग्ज़ाम्स को, जैसे झारखंड की बात करें तो एक एग्ज़ाम्स को लेने में ये 5 साल 6 साल लग जाता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आप अपने गोल को हमेशा याद रखें। दूसरी बात, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यदि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ इवेंट्स, चूँकि सबके लाइफ में होता है, कुछ इवेंट्स हुए हों जो आपको इंस्पायर्ड करता हो कि नहीं मुझे कुछ पाना है, तो आप उसको हमेशा याद रखें। जैसे मेरे साथ भी 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए थे मेरे लाइफ में। पर्सनली मैं शेयर नहीं करूँगा। कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनना है तो बनना है, और मैं उसी इवेंट को हमेशा अपने जेहन में रखता था कि नहीं मुझे करना है तो करना है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे हैं लोग कुछ जो आपको पिंच कर दिए कि अरे तुम क्या कर रहे हो अभी तक, या तुमने पढ़ाई करके क्या किया। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो आप इसी बात को, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए, निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली लीजिए और उसको ठान लीजिए कि मुझे ये दिखाना है कि मुझे करना है। और दूसरी बात है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, चाहे आप पार्टी में जाएं, फंक्शन में जाएं, कुछ भी हो, आप अपना जो पढ़ाई का रूटीन है उसको फॉलो रखें, तो आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और आप पेशेंस आपका बना रहेगा। सर अब आते हैं प्रश्न पे जो मूलतः विद्यार्थियों के लिए होता है परीक्षा की तैयारी के संबंध में। ये तो हो गया कि परीक्षा जब भी तैयारी हम करते हैं तो जो धैर्य है, पेशेंस, उसको बनाए रखे, रूटीन फॉलो करे, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, बाहर निकल के उसे हमें करना है। सर जैसा भी आपने बताया कि कोई भी सिविल सर्विस का परीक्षा 3 चरणों में है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो पीटी और मेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सारे विद्यार्थियों के मन में उत्सुकता होती है कि इंटरव्यू में क्या है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस किसी जगह पे लिखा नहीं है। तो सर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये हम लोगों को बताएं कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न आते हैं। आप अपने 1-2 प्रश्नों का उदाहरण देकर के समझाएं और इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से हम करें। इंटरव्यू तो सिविल सर्विसेज का एक, कहिए कि एक अहम स्टेज है और वही फाइनल आपको रिजल्ट कराएगा। तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंटरव्यू है, अरे इंटरव्यू है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको मुश्किल से 5 से 7 दिन आप समय दें।
उससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग करते क्या है, सारे बुक्स पढ़ने लगते हैं, नोट्स पढ़ने लगते हैं, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 7 दिन समय दें और सबसे पहली बात क्या है कि आप अपने पर्सनालिटी पे काम करें। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अगल बगल के बारे में आप की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चूँकि मैंने ग्रेजुएशन चतरा से किया है क्योंकि मेरे फादर रेंज ऑफिसर थे और हमारी पढ़ाई वहीं से हुई है। तो जब उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को देखा तो उन्हें लगा कि ये चतरा से पास किया है, तो मुझसे चतरा से बहुत सारे सवाल उन्होंने किए। जैसे फांसीहारी तालाब के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पे यहाँ के एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनको फांसी लगी थी। फिर उन्होंने मुझसे ये भद्रकाली के बारे में पूछा कि भद्रकाली का नाम इटखोरी मंदिर क्यों पड़ा। फिर उन्होंने एक केलुआ पहाड़ है उसके बारे में पूछा, है ना। फिर एक स्वतंत्रता सेनानी हैं और वहाँ के उनके बारे में पूछा। तो आप अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के बारे में या जहाँ से आपने पढ़ाई की है, सबसे पहले तो वो आप तैयार करें। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज आपके मन में उठते हैं सारे तैयार करें। फिर आप जहाँ रहते हैं, जैसे मैं रातू में रहता हूँ, तो रातू एक जगह है, तो वहाँ आपने सुना होगा अभी पद्मश्री अवार्ड मिला था, एक थे हसमुख जी, है ना, जो यहाँ के लोक कलाकार हैं गीत के, उनके बारे में मुझसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी बात है कि आपने जिस चीज़ से ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में पूरी तैयारी करें। तीसरी बात है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद बाकी रहा आपके सब्जेक्ट्स, तो वो मैटर नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे 100% आंसर देना है वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो मायने नहीं रखता है। आप कम से कम शब्दों में जो भी आपसे पूछा गया है, कम से कम शब्दों में और अच्छे मार्क्स, मतलब कम से कम शब्दों में आपको प्रेजेंट करना है आंसर। और आप यदि नहीं जानते हैं तो उनको घुमाना नहीं है कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा किया, कुछ नहीं, सॉरी सर मैं नहीं जानता, मतलब सहज रहना है आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मैंने 40% क्वेश्चंस का ही आंसर दिया था, लेकिन मेरा आंसर जो था कॉन्फिडेंटली था और 60% मैं नहीं जान रहा था। मैंने सीधे तौर पे बोला सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, और मुझे 58 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो आप समझ सकते हैं, मतलब ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने का आंसर दे रहे हैं, मायने ये रखता है कि कितना का आंसर जितना का दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली और कम से कम शब्दों में और अच्छे से प्रेजेंट करना है आपको, बस। सर अब इंटरव्यू से एक स्टेप पीछे आते हैं, वो प्रक्रिया है मेंस की। अगर हम जेपीएससी के सिलेबस को देखें तो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर का ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ पे एक लिटरेचर पेपर का ऑप्शन डाला गया है। बहुत सारे लिटरेचर पेपर्स हैं जो झारखंड के साहित्य और से संबंधित हैं। तो सर मेंस के तैयारी के लिए कुछ बुक्स के बारे में बताइए, जो विद्यार्थी अभी 7th 8th या जो आगामी जेपीएससी की परीक्षा है जी। उससे अगर तैयारी करे तो वो किन किन सब्जेक्ट वाइज, अगर जहाँ तक आपको सुविधा हो बताने में, तो सब्जेक्ट वाइज उन बुक्स और राइटर्स का नाम बताएं ताकि विद्यार्थी समझे तो उनको लगे कि नहीं ये बुक्स हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपका रिकमेंडेशन उन बुक्स के लिए बेहतर सुनने वालों के लिए इसलिए होगा कि आप उस बुक्स को पढ़े हैं। पढ़ने का तरीका आपका अपना होगा, उनका अपना होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस बुक्स में जो मटेरियल है वो जरूर कहीं ना कहीं अच्छा होगा, इसलिए आप उस बुक को रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेंस के नज़रिए से कौन सा बुक अच्छा है, फिर हम मेंस के दूसरे पार्ट पे आएंगे सर। पहले बुक्स। हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो ये करते हैं कि बहुत सारे बुक्स जाते हैं और मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं, 5 बुक 6 बुक, हाँ ना, कोई कुछ बोला तो वो ख़रीद लिए, कोई कुछ बोला तो वो ख़रीद लीजिए। मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ा, मतलब मेरा एक सजेशन है, हाँ, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, चूँकि मैंने भी पढ़ाई की है, तो मेरा एक सजेशन है कि आप बहुत सारे बुक्स के पीछे ना भागें। दूसरी बात है आप इंटरनेट के नोट्स पे ध्यान ना दें, क्योंकि नेट से आप, बहुत सारे लोग अब करते हैं क्या, नेट से नोट्स बनाते हैं, वो भी आपके तैयारी का एक बहुत ही गलत तरीका है। आप एक बुक पढ़ें और अच्छी बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें सब्जेक्ट का, और उसको बार बार पढ़ें। जैसे आप हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी के लिए बस एक बुक मैंने फॉलो किया, झा एंड श्रीमाली, द बेस्ट बुक है, आप उससे नोट्स बनाएं। और वो एंशिएंट के लिए, मिडेवल के लिए आप फिर एच.सी. वर्मा की बुक, वो 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप दोनों कवर करें, बहुत अच्छी बुक है। मतलब उसका नोट्स आप लिख लेते हैं और उसको अपने शब्दों में, मौलिक
सटीकता के साथ यदि आप अपना नोट्स उस बुक के रेफरेंस से करते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट है। थर्ड, यदि आप मॉडर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो बिपिन चंद्रा दी बेस्ट है। आप बिपिन चंद्रा के अलावा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रह गया ज्योग्राफी, जो आप जानते हैं पेपर थर्ड में वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक साथ है। तो ज्योग्राफी के लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह द बेस्ट है एकदम, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन, वो भी बेस्ट है। उसके बाद झारखंड के लिए आप डॉक्टर राम कुमार तिवारी की बुक पढ़िए। राम कुमार तिवारी की बुक के अलावा एक मैंने पढ़ा था, एक लूसेंट की एक बुक आती है झारखंड, वो आप पढ़िए, द बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका जो लूसेंट की बुक है उसमें मतलब जो फैक्ट है, डाटाज हैं, वो बहुत सारे हैं। और फिर आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए भी एक बुक आती है, माजिद हुसैन की ही बुक आती है। तो ये सारे, इंडियन ज्योग्राफी तो बता ही दिया मैंने, ये सारे बुक्स आप पढ़िए ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा लाल एंड लाल की बुक पढ़िए, क्योंकि लाल एंड लाल की बुक द बेस्ट बुक है। मैंने एक ही बुक पढ़ा, लाल एंड लाल, और उसी से नोट्स बनाया और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले इकोनॉमिक्स में। मैं मतलब सोच भी नहीं सका कि मतलब इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन चूँकि उसका क्वालिटी, उसका जो प्रेजेंटेशन है बुक का, लाल एंड लाल की बुक की, बहुत अच्छी है। फिर आप पॉलिटी यदि करते हैं तो पॉलिटी के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़िए, वो द बेस्ट है। और एक सबसे बड़ी बात है, साइंस के लिए लोग साइंस में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढूं, तो साइंस के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक पढ़िए। सारे चीज़ कवर्स हो जाते हैं उसमें, आपका इन्वायरमेंटल साइंस भी कवर हो जाएगा, बायोलॉजी भी है, आप देखे होंगे, फिजिक्स भी है, प्लस साइंस टेक के लिए एक स्पेक्ट्रम बुक यूज़ कीजिए, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, और मनोरमा ईयर बुक, वो सबसे बेस्ट है साइंस एंड टेक के लिए। तो इतनी बुक आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है एकदम, है ना। अब सर मेंस के ही दूसरे पार्ट में आते हैं, खासकर जेपीएससी के नज़रिया से। ये जो लिटरेचर पेपर ऑप्शन जो है, जिसमें नागपुरी हो, खड़िया, कुड़माली, खुटी, ये या फिर हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू भी आप रख सकते हैं। तो इसमें चूंकि वैसे लोग जो बिल्कुल ही, चूंकि इस इतने सारे विषयों का जो लिटरेचर में दिया हुआ है, इसकी पढ़ाई कहीं हमारी होती नहीं है झारखंड में, ग्रेजुएशन स्तर पे भी नहीं होती, उसके लिए अलग से ही कोर्स ऑप्ट करना पड़ता है जी। तो उस कंडीशन में ये भाषा और साहित्य में वो कौन सा विषय लिया जाए, भाषा साहित्य का, जो विद्यार्थी को इधर जो जीएस का पहाड़ जैसा सिलेबस है उसके साथ वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगे, समझने में आसान हो, जिसको हम कहते हैं कि जिसका सिलेबस कम हो, वो वाली बात सर। चूँकि देखिए मैं भी हिंदी भाषी हूँ, चूँकि मेरा भी कोई बैकग्राउंड रीजनल लैंग्वेज से रहा नहीं, तो लेकिन मैंने खोरठा का सिलेक्शन किया। खोरठा का सिलेबस भी छोटा है, और दूसरी बात है कि वो आप समझ सकते हैं, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं, आपको जानकारी की ज़रूरत नहीं है कि ग्रामर पोर्शन होना चाहिए, या उसका अपना वर्तनी है, या उसका अपना कुछ वर्ड्स है। तो उसमें क्या है कि ग्रामर जो है उसका हिंदी जैसा है, आप आसानी से और सरल रूप में आप उसको समझ सकते हैं, प्लस खोरठा का मटेरियल भी है। तो मेरे हिसाब से आपको खोरठा का सिलेक्शन आपके लिए बेस्ट होगा। उसके अलावा जो अपने रीजनल लैंग्वेज जिनका खुद का खुरमाली है या कुडुक है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए खोरठा दी बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी खोरठा रखा और मुझे 150 आउट ऑफ 150 मुझे 120 मार्क्स आए खोरठा में। तो ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, है ना। अब सर आते हैं हम लोग पीटी की तरफ। जो अभी तक आप बुक्स बताए थे वो सबके सब मेन से रिलेटेड बुक्स थे। अब सर पीटी की तैयारी में पता नहीं चल पाता है, अगर 5 क्वेश्चंस एंशिएंट से, 5 मिडाइवल से और 5 मॉडर्न से आएंगे, जेपीएससी ने अपने सिलेबस में कहा कि 15 हिस्ट्री से पढ़ेंगे जी। इसी तरीका से सारे रिस्पेक्टिवली सारे सब्जेक्ट्स में है। तो सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जी, कि एंशिएंट से 5 क्वेश्चन के लिए पूरा एंशिएंट के बुक को पढ़ना है, तो वो कौन सा बुक रेफर करेंगे आप, या फिर इसके लिए कुछ एक अलग स्ट्रेटजी है जो इस तरह से, जैसे पॉलिटी से 4 क्वेश्चन है, पीएस से 4 क्वेश्चन है और डिसेंट्रलाइजेशन से 2 क्वेश्चन है, तो अब 2 क्वेश्चन के लिए पूरा डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना होगा, पीए जो सिलेबस दिया हुआ उसके लिए 4 क्वेश्चन है, पूरा पॉलिटी से 4 क्वेश्चन है। तो सर इस तरह की जो समस्या जेपीएससी के पीटी में है, क्वेश्चन खासकर जब जेपीएससी सिलेबस में क्या दिया है कि हम 5 क्वेश्चन एंशिएंट से लेंगे या कहीं से भी, तो इस तरह का स्ट्रेटजी क्या स्टूडेंट बनाए कि उनके लिए यह बेहतर हो कि वो कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें।
देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पीटी के लिए तो यहाँ पे जेपीएससी का जो पीटी के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो फैक्चुअल होता है। यूपीएससी में चूंकि आप जानते हैं उसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है और यहाँ फैक्चुअल होता है, तो आप उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप कुछ अच्छी गाइड्स भी पढ़ सकते हैं और फुटनोट। मैं एक चीज़ और चर्चा करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग से ये निकल गया था। आप मेंस हो चाहे पीटी हो, उसके लिए आप फुटनोट बनाने की मतलब आप आप अपने आप में वो हैबिट को क्रिएट करें कि फुटनोट आपको बनाना चाहिए। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, पीटी के लिए मेरे नज़र में क्रॉनिकल की बहुत सारी अलग अलग सेपरेट वो पार्ट्स आते हैं हर पेपर के, तो वो आप पढ़ सकते हैं। वो पढ़ के और आप फुटनोट बनाइए। फुटनोट बनाने से आपको क्या है, एक बेनिफिट ये है कि आप एग्ज़ाम के समय वो रिवीजन कर सकते हैं। तो क्रॉनिकल की गाइड भी आप ले सकते हैं, यूनिक गाइड, पुरानी वाली यूनिक गाइड आप ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स थे, और आप उसके फुटनोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, है ना। तो पीटी के लिए आपको बहुत कुछ नहीं, बस एक अच्छी गाइड भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक जगह आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत परेशानी नहीं होगी कि कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो आप एक अच्छी गाइड ले सकते हैं, गाइड का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, साथ में सर पीटी में ही करंट अफेयर्स का जो पार्ट है तो उसके लिए कोई मैगजीन या पेपर हाँ जिसको आप बिल्कुल, रेगुलर करते थे? मैं तो क्रॉनिकल का मतलब क्रॉनिकल मैं पिछले 10 साल 12 साल से मैं पढ़ रहा हूँ और क्रॉनिकल द बेस्ट है फॉर सिविल सर्विसेज। और एक चीज़, आप योजना और कुरुक्षेत्र ज़रूर पढ़ें, ये मेरा स्पेशल सारे छात्रों को, स्टूडेंट्स का मतलब को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ। एक मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप योजना और कुरुक्षेत्र तो ज़रूर पढ़ें, चाहे पीटी लेवल के लिए हो, चाहे मेंस लेवल के लिए हो, चाहे इंटरव्यू के लिए हो। वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें क्या है कि देखिए उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं, उसके डाटा बहुत ऑथेंटिक होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं पिछले 15 साल से लगातार योजना और कुरुक्षेत्र ले रहा हूँ, और मुझे वो मैगज़ीन से क्या होता है कि आपका जो लिखने का शैली है वो बहुत डेवलप होता है, आपका जो लेखन शैली है। और आप जान रहे हैं मेंस में तो आपकी लेखन शैली ही आपके लिए ज़रूरी है। तो आपका जो एक स्टैंडर्ड लेखन शैली जो डेवलप होगा वो योजना और कुरुक्षेत्र से। और प्लस पीटी के लिए वो क्या होगा कि आप जो भी डाटा है वो ऑथेंटिक डाटा होगा और आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप योजना और कुरुक्षेत्र और क्रॉनिकल, ये 3 मैगज़ीन्स तो पक्का है पढ़ें। अब सर जेपीएससी की हम बात करें तो इसका सेकंड पेपर है झारखंड पे आधारित, जो पूर्णतः झारखंड पे ही आधारित है। पीटी में भी और मेंस में भी इस पे झारखंड से संबंधित है। झारखंड का हिस्ट्री हो, झारखंड का ज्योग्राफी हो, पॉलिटी है, सब कुछ झारखंड का इसमें है। बिल्कुल। तो सर वो झारखंड सेक्शन को कवर करने के लिए बुक्स हैं या 1-2 किताब है जहाँ से काम चलेगा, या किताबें पढ़नी पड़ी थी, उसके स्ट्रेटजी के बारे में? मैंने तो 2 बुक पढ़ा, एक तो मनीष रंजन की बुक और एक वही मैंने बताया ना लुसेंट की एक बुक है ना, झारखंड स्पेशल। वो बहुत काम की बुक है। इतना आप पढ़ेंगे तो पक्का 80% मार्क्स आएंगे आपको, और मेरे भी 80% मार्क्स आए थे झारखंड में। तो उसके अलावा और मेरे को नहीं लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप बहुत सारे बुक पे ना जाएं, 2 बुक पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि आप जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न होता ही रहेगा क्वेश्चन देख के। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप एक ही बुक पढ़ें, 2 बुक पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। तो आप मनीष रंजन की बुक पढ़ सकते हैं। अभी एक मैंने उड़ान पब्लिकेशन की बुक भी देखी है, वो भी अच्छी है, वो आप पढ़िए। और क्रॉनिकल की बुक यूनिक गाइड लुसेंट की एक बुक है, वो ज़रूर पढ़ें। अब सर अगर हम 6 जेपीएससी की बात को अब छोड़ दें तो इससे पहले जो जेपीएससी 5th या 4th या 3rd, वहाँ पे एक ऑप्शनल पेपर चुनना पड़ता था। सर आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? मेरा ऑप्शनल पेपर तो एंथ्रोपोलॉजी था। तो चुनने के पीछे कारण सर? चूँकि एंथ्रोपोलॉजी देखिए हमारे सोसाइटी से रिलेटेड था और बहुत इंटरेस्टिंग, चूँकि हम सोसाइटी के एक मतलब अपने समाज का एक अंग है, अभिन्न अंग है। और जब अपने चारों ओर के बारे में और समाज के बारे में उसमें पढ़ना, जैसे विवाह हो गया, नातेदारी हो गया, और भी हैं बहुत सारे, तो इंटरेस्टिंग था। प्लस उसमें एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक पार्ट था, तो उसमें भी बहुत सारे आप अपने बॉडी के बारे में जान रहे हैं, आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में जानना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुझे, और स्कोरिंग भी है वो सब्जेक्ट, है ना, तो वो आप उसको, इसीलिए मैंने उसका चुनाव किया। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं विषय के बारे में सर से इसलिए पूछ रहा हूं कि आप सोच रहे होंगे कि जेपीएससी में तो ऑप्शनल विषय की कोई उम्मीद अब है नहीं, फिलहाल जो सिलेबस है
लेकिन वो जो जेपीएससी के बाहर जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या यूपीएससी एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आप कहीं की तैयारी कर रहे हो, जी तो बिल्कुल। मैं उस ऑप्शनल पेपर के बारे में सर से बात कर रहा था कि इनका एंथ्रोपोलॉजी चुनने का कारण क्या था। सर, तो इसी से संबंधित एक सवाल है कि जैसे आप बताएं कि एंथ्रोपोलॉजी आप इसलिए चुने कि आपको उसमें इंटरेस्ट था, जो आप सोच रहे थे वो समाज के बारे में था, तो क्या ऑप्शनल पेपर चुनने का कारण यही होना चाहिए कि हमारा जिसमें इंटरेस्ट हो, या हम वो देखते हैं जिसमें मार्क फेचिंग हो, जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो, या कोई ऐसा भी ऑप्शनल पेपर है जिसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो और मैटर करता है इसके लिए कि आपको जो भी आपने सब्जेक्ट को चुना है उसके लिए मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और एक गाइड, प्रॉपर गाइड होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये दो चीज़ भी देखें कि मटेरियल उसका अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। तो जैसे आप ज्योग्राफी भी चुन सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के बहुत सारे मटेरियल्स हैं, अच्छे रांची में फैकल्टी भी हैं, तो आप उसको भी चुन सकते हैं। तो ये मायने रखता है कि उसके मटेरियल्स हैं, इंटरेस्ट तो है ही, एक बहुत ही मैटर करता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप उस सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे। लेकिन मटेरियल भी मायने रखता है, प्लस आपके जो मेंटर हैं वो कितने अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ यदि आपके फेवरेबल हैं तो आप उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक एक विद्यार्थी होने के नाते या एक कामचलाऊ शिक्षक होने के नाते मुझे जितने प्रश्न समझ में आए वो मैंने पूछा। फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कि कोई सवाल आपके मन में था और इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं 100% श्योर गारंटी देता हूं कि वो सेम सवाल का जवाब मैं इनसे ही ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर के आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ये अब हम इंटरव्यू के आखिरी सेक्शन में है। जो मेरा एक प्रश्न है जो सर से उसका जवाब जानना ज़रूरी होता है, वो विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए और शेयर कीजिए। सर, आखिरी सवाल जी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या भूमिका होती है? क्या ये संभव है कि हम बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आना ज़रूरी होता है? कि इसका कोई ख़ास पर्पस है क्या? देखिए, कोचिंग का तो है, कोचिंग की भूमिका है आपके सक्सेस में, क्योंकि होता क्या है कि आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन खुद से तैयारी करने में क्या है कि समय लंबा लग जाता है, टाइम लग जाता है किसी चीज़ को समझने में। और वही यदि आपके कोई अच्छे मेंटर जो हैं, यदि आपको समझा देते हैं और आप यदि उसको अच्छे से समझ गए हैं, तो फिर आपको तैयारी में दिक्कत नहीं होती है। तो यदि आपको कम से कम समय में और अच्छे से तैयारी करनी है तो एक प्रॉपर गाइड तो चाहिए, और उसमें अच्छे कोचिंग की भूमिका है। तो आप, मेरे विचार में कि चूँकि देखिए अभी का समय ऐसा है कि आपको, अभी क्या होता है कि अभी बहुत सारे जो अभी के युवा हैं, जो अभी के छात्र हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्द मुझे सफलता मिल जाए। तो उसके लिए कोचिंग, तो मेरे ख्याल से कोचिंग द बेस्ट है कि आप कम से कम समय में और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को, एक क्या होता है कि आपने कितना पढ़ा, आपकी तैयारी किस लेवल की है, उसको मतलब उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोचिंग द बेस्ट है, क्योंकि कोचिंग में हमेशा एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, पीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, टाइम टू टाइम मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे आपकी तैयारी है, और उस हिसाब से अपने आप को फिर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने एरर्स को फिर हटा सकते हैं कि मैंने क्या एरर किया उस पढ़ाई के दौरान। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चूँकि अब मेरे तरफ से कोई अपना प्रश्न नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि संजीव सर अपने तरफ से जो भी लोग इसे सुन रहे होंगे उनको एक मैसेज दे, और उस जिस समय वो मैसेज दे रहे होंगे इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, वो आराम से खुद से ये मैसेज दे सकते हैं। सर, माइक ओवर टू यू। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रश्न मुझसे छूट गया और फिर भी आपके मन में लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो उस हिसाब से आप एक मैसेज विद्यार्थियों को दीजिए। थैंक यू। मैं जो तैयारी कर रहे हैं सभी छात्रों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप अपने प्रति ईमानदार बने।
आपको ये दूसरे को दिखाना नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अपने प्रति ईमानदारी बरतें। ईमानदारी मीन्स क्या है कि आप इसमें देखिए क्या है, आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आप पर डे आप एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन को पर डे फॉलो कीजिए। वो आपको अपने प्रति ईमानदारी बरतने का एक पहला स्टेज है। और आप चाहे वो आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप समाज में, समाज के फेस्टिवल्स में या बहुत सारे ओकेजन्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं होइए, आपको होना है। लेकिन मान लीजिए उसमें आपने अपना समय गंवाया है, थोड़ा समय आपका चला गया, आप उसको मैनेज करें, लेकिन पर डे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपने प्रति ईमानदार बने रहें। यही आप लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली बार फिर हम किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो हो सकता है किसी नए क्षेत्र को हो सकता है अगले बार आपको मैं किसी बैंक पीओ से बात कराऊं ताकि वो बताएं कि सक्सेस कैसे किया जाता है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद बताने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।